इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम लूप दिया गया है या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी टाइम लूप दिया गया है। आप जाकर वहां से न्यू एपिसोड को देख सकते हैं। सब कुछ शुरू होता है एक प्यारे से छोटे बिल्ली के बच्चे से दोस्त। साल है 2017, जगह है गांधी रीजन। एक बड़ा सा आदमी छोटे से छत पर चल रहा है। सब लोग स्कूल जा रहे हैं और उसी भीड़ के बीच एक नीले बालों वाला लड़का भी है। कोई कहता है कि वो बच्चा अजीब है। गली में खड़ा उसका दोस्त पूछता है क्यों। बुलहेड जवाब देता है कि वो नया ट्रांसफर हुआ स्टूडेंट है, लेकिन ज्यादा बात नहीं करता। दोस्त पूछता है मतलब क्या, कैसे बात नहीं करता। बुलहेड कहता है समझाना मुश्किल है, ये बस चुप नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वो लड़का अंदर से ही खामोश है, गहराई तक चुप। काले बालों वाला अभी भी नहीं समझ रहा था कि वो क्या कहना चाहता है। तभी एक कार वहां से गुजरती है। नायक साइड में देखता है और लगता है जैसे उसके सामने कूदने वाला हो। ड्राइवर ब्रेक जोर से मारता है, लगभग उसे कुचल ही देता। ड्राइवर गालियां देता हुआ उतरता है, पूछना चाहता है कि वो अचानक कार के सामने क्यों कूद गया। हमारा लड़का वहीं खड़ा रहता है, शांत, बिल्कुल बिना किसी बात के। काले बालों वाला पूछता है उसने ऐसा क्यों किया। बुलहेड कहता है इसके पैर की तरफ देख, वो बिल्ली का बच्चा कुचला जाने वाला था और वो उसे बचाने के लिए कूदा। फिर ड्राइवर बाहर आता है और बच्चे पर चढ़ जाता है, गुस्से में चिल्लाता है, कॉलर पकड़कर कहता है कि ये हरामखोर स्टूडेंट जरूर जानबूझकर एक्सीडेंट करवाना चाहता था ताकि बाद में मुआवजा ले सके। और तब भी वो अजीब लड़का एक शब्द नहीं बोलता। काला बाल दोस्त कहता है कि ये फिर भी कुछ नहीं बोल रहा और बुलहेड कहता है मैंने कहा था ना, उसे एक अजीब बीमारी है, अगर वो मुंह खोलेगा तो मर जाएगा। जब से आया है ऐसा ही है। तभी उनकी स्कूल की एक लड़की दौड़ती हुई आती है और ड्राइवर अंकल से पूछती है क्या हुआ। लड़की पास आकर हमारे लड़के से पूछती है कि वो ठीक है, क्या हुआ। ड्राइवर बताता है कि ये अजीब लड़का कार के आगे कूद गया, यानी साफ साफ पैसे ठगने की चाल। लड़की हमारे लड़के को देखती है और कहती है कि उसे यकीन है उसके पास कोई वजह रही होगी। फिर वो झुककर माफी मांगती है और कहती है कि इस बार जाने दें। वो चमक सी जाती है और अंकल मान जाते हैं, लेकिन बोलते हैं दूसरी बार नहीं होगा। गली वाला दोस्त पूछता है कि क्लास 5 की क्वीन उसे बचाने क्यों आई। दूसरा कहता है शायद इसलिए कि दोनों एक ही क्लास में हैं। ये बच्चा अभी अभी आया था और सबको थका रहा था पहले से ही। वो बिल्ली से पूछता है कि क्या वो भी सहमत है। बिल्ली उसे खरोच देती है और भाग जाती है। तभी दूसरा बंदा उन्हें देखने लगता है। मूर्ख सा लड़का गली में खून लथपथ पड़ा है और लड़की अरी को हाथ हिलाता है। वो बस उसे देखती है और चली जाती है। दोस्त पूछता है उसकी इतनी ठंडी ऑरा क्यों है। मूर्ख कहता है कि इससे तो वो और सुंदर लग रही है। जैसे क्लास 5 में देवी येना थीं, वैसे ही उनकी क्लास में आर्यम थीं। दोस्त कहता है ये कोई सुंदरता नहीं, ये तो सीधा इग्नोर है। दोस्त उसे दिलासा देता है, वो बस शर्मीली है, शायद इंट्रोवर्ट, लेकिन दिल की अच्छी। बस बात यह है कि वो बहुत कम बोलती है। दोस्त बोलता है कि वो भी उसी अजीब लड़के जैसी है जिसने कार के आगे छलांग मारी थी। बुलहेड तुरंत कहता है उसकी तुलना उस अजीब से मत करो। दोस्त कहता है ठीक है और उसे कहता है चल खून साफ कर ले। उधर हमारा लड़का चुपचाप स्कूल की ओर बढ़ रहा है। क्लास के अंदर पूरा माहौल बिखरा पड़ा है, कोई सो रहा है, कोई बातें कर रहा है और वो क्लास के बीचों बीच बिना हिले डुले खड़ा है, पूरी तरह शांत। कुछ लड़कियां उसे फिल्मा रही हैं, कह रही हैं ये फिर से क्लास में ध्यान लगा रहा है। एक कहती है कि उसको आए 1 महीना हो गया, पहले दिन से ही वो रोज ऐसा करता है, कमाल है। वो उसकी फोटो दिखाकर कहती है कि अगर उसे पसंद नहीं तो डिलीट बटन दबा दे, लेकिन वो नहीं दबाता। तो लड़की धन्यवाद करके फोटो रख लेती है। तभी अचानक कोई दरवाजा खोलता है और भाई उसके एंट्री से ही डर लगने लगता है, या तो वो मार खाने आया है या फिर किसी को मारने। वो चुप रहने वाला नहीं है। उस कमीने का नाम है सियोक्स और उसके नाम में ही बुलिंग की बदबू आती है। सबके सिर घूम जाते हैं। वो नकली फेस फिलर वाला बदतमीज लड़का क्लास के सामने खड़ा है। वो दूर से देखता है कि सारी लड़कियां जिगुन की फोटो मांग रही हैं, कह रही हैं व्हाट्सएप पर भेज देना। फिर उसे पता चलता है कि ये सब हमारे लड़के की वजह से है। वो कहता है कि यहाँ तो माहौल बड़ा रोमांटिक चल रहा है और पूछता है कि उसके आसपास हमेशा इतनी लड़कियां क्यों रहती हैं। सच कहे तो उसे खुद भी वो लड़की जैसा लगता है। वो जिगुन का हाथ पकड़कर कहता है कि उसे मर्द बनना चाहिए, लेकिन वो हाथ तो बहुत नाजुक निकला। ये क्या, क्या वो उसके चेहरे को छू रहा है? ये क्या हो रहा है भाई? मुझे तो लगा था लड़ाई करने आया है, पर लगता है वो किसी 4 दीवार वाली लड़ाई के लिए आया है। वो कहता है कि ये इतना मुलायम है कि उससे प्यार ही हो जाए। जिगुन खड़ा है, चुपचाप बस इस पागल को देख रहा है।
याना चिल्लाकर कहती है, बंद कर ये सब, किसी को हंसी नहीं आ रही। लेकिन वो फिर भी जिगुन के बाल बिगाड़ता रहता है, कहता है कि वो इतना क्यूट है इसलिए। फिर वो याना की तरफ मुड़कर कहता है कि उसने उसे कराओके चलने को बोला था तो वो आई क्यों नहीं। याना उसे ठंडी नजर से देखती है और बोलती है कि थक गई थी इसलिए सो गई, मैसेज भी किया था, समझ जाना चाहिए था। वो कहता है कि प्लान पहले ही बन चुका था, थकी हुई भी होती तो आना चाहिए था, बॉयफ्रेंड बुलाए तो आना ही पड़ता है। कमाल है, याना भी उसकी है और अब नजर हमारे नायक पर भी है। लोभ का स्तर देखो। तभी दूसरा चापलूस लड़का उसे कुर्सी निकाल कर देता है। सियोक्स बैठता है, थूकता है और क्लास शुरू हो जाती है। टीचर मेडिटेरेनियन सिविलाइजेशन समझा रहा है। कुछ देर बाद लड़के फुट वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं। उधर जिगुन चुपचाप बेंच पर बैठा है। तभी याना फिर आ जाती है छेड़ने, कहती है बहुत गर्मी है। उसके बिल्कुल पास बैठ जाती है, पूछती है उसे भी गर्मी नहीं लग रही। वो हवा फूंक कर पूछती है, अच्छा लगा, ताजगी लगी। और जिगुन जैसा हमेशा स्तब्ध, एकदम बिना रिएक्शन। वो कहकर हंसती है कि ये तो मजेदार होगा क्योंकि वो कभी बोलता ही नहीं। उधर मैदान में सियोक्स उसे घूर रहा है और इसी चक्कर में बॉल सीधे उसके गाल पर पड़ती है, लेकिन वो खड़ा रह जाता है। बॉल उछल जाती है। रोनाल्ड माफी मांगता है, कहता है वो बस पास करवाना चाहता था। टैक्सू कहता है चेहरा खराब हो गया, लेकिन ठीक है, मजाक में टालता है और खेल जारी रखता है। कम से कम उसने परिपक्वता दिखाई, हालांकि नजरें फिर भी जिगुन पर लगी थीं। रिसेस खत्म होने के बाद हमारा लड़का छत पर अकेले बैठा है, जैसा हमेशा। तभी दरवाजा खुलता है। उधर दूसरी तरफ रोनाल्ड रो रहा है, कह रहा है ये सब गलती से हुआ था, पर टैक्सू कहता है पछतावा तो खून चखने के बाद होता है। बेचारे की टांगें कांप रही हैं। तभी जिगुन उठ खड़ा होता है। लड़कों में से एक डर जाता है, पूछता है ये अजीब कब आ गया। सियोक्स कहता है लगता है फिर अकेला खाना खाने आया है। ये बच्चा कितना अजीब है। वो उस गरीब लड़के के बाल काटने लगता है, कहता है मास्टरपीस बना रहा हूं। सब हंस रहे हैं। लड़के के सिर पर बस 2 गुच्छे छोड़े हैं। वो तस्वीर दिखाकर पूछता है कि जिगुन को कैसा लगा मास्टरपीस। जिगुन जैसा हमेशा कुछ नहीं बोलता। सियोक्स पूछता है कि वो हंस क्यों नहीं रहा। फिर कहता है पूर्ण मास्टरपीस तभी बनेगा जब मॉडल भी सही दिखे। और जिगुन की तरफ देखकर कहता है शायद अब अगला मास्टरपीस वो भी यहीं बना दे। बजर उसके करीब लाया जाता है और वो पूछता है तुम्हें नहीं चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो बस ना कह दो, लेकिन अगर तुम कुछ नहीं बोलते तो मतलब हाँ है। जाहिर है हमारा लड़का कुछ नहीं कहता। और सियोक्स कहता है ठीक है, तय हो गया। वो बजर चालू करके कहता है कि अब वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखेगा। लेकिन तभी टैक्सू का चेहरा बदल जाता है। वो कहता है कि उसे ध्यान रखना चाहिए, सीमा पार होते देर नहीं लगेगी और फिर मामला अजीब हो जाएगा। फिर वो बजर उठाकर कहता है कि वो नहीं काटेगा। उसे पता है कि अगर उसने इस बच्चे का पूरा सिर शेव कर दिया तो सारी लड़कियां उसी पर चढ़ जाएंगी। वो सब कुछ चला जाने के लिए कह देता है। बेचारा लड़का वहीं रह जाता है, सिर पर बस 2 छोटे छोटे गुच्छों के साथ। वो मोबाइल निकालकर देखता है और अपने सर का हाल देखकर तस्वीर लेता है। कहता है कम से कम ये सबूत तो रहेगा। उसे गुस्सा आता है कि इन कमीने लोगों ने काम पूरा भी नहीं किया, ये 2 गुच्छे क्यों छोड़े। अचानक वो उठता है और पूछता है जिगुन तुम हंस क्यों नहीं रहे। सीधे कहें तो उसे भी ये मजेदार लगा, तो वो चाहता था जिगुन भी हंसे, लेकिन जिगुन हमेशा की तरह चुप। वो कहता है कि सच में ये लड़का बाकियों से अलग है। अगर वो खुद किसी को ऐसा सिर देखकर देखता तो हंस हंस कर मर जाता। वो जाता है और कहता है शुक्र है तुम मेरे मुंह पर हंस नहीं रहे। स्कूल से निकलते समय बारिश हो रही है। सब गेट पर खड़े बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग भाग कर जा रहे हैं। आर्यम अपनी छोटी छतरी लेकर खड़ी है। वो साइड में देखती है। जिगुन बिना छतरी बारिश में ऐसे चल रहा है जैसे धूप हो। तभी कोई उसे आवाज देता है। वो बुलहेड है। कहता है टैक्स बात करना चाहता है, इसलिए उसका चलना बेहतर रहेगा। और कुछ मिनटों बाद चारों बैठे उसका इंतजार कर रहे हैं। सियोक्स कहता है कि वो तो क्लास के मशहूर वाले लड़के से मिलने का इंतजार कर रहा था। भीगने के बाद भी कितना सुंदर लग रहा है। ये आदमी सच में लड़ना चाहता है या कुछ और, कुछ समझ नहीं आता। तभी येना पूछती है कि उसे यहां बुलाया क्यों। टैक्सू कहता है शांत रहो, बस कुछ चेक करना है। वो उसका फोन जमीन पर फेंकता है और पूछता है देखा, और पूछता है उसकी गर्लफ्रेंड के फोन का वॉलपेपर हमारे लड़के का चेहरा क्यों है। जिगुन ने क्या किया?
कुछ नहीं, बस चुपचाप खड़ा रहा। टैक्सू कहता है उसे नहीं पता ये पैटी है या नहीं, लेकिन वो समझना चाहता है ये क्या चल रहा है। असल में ये टैक्सू अब तक के बुलियों में सबसे शांत है। सिर फट गया, बॉल खा गया, फिर भी शांति। और पूरा मेस असल में येना ने बनाया है, जो अपने बॉयफ्रेंड के रहते भी हमारे लड़के के पीछे चिपकी रहती है और वो बहाना देती है कि वो वॉलपेपर रखती है क्योंकि उसका वाइब कूल है। टैक्सू उलझन में पूछता है, सच में ऐसा है? उधर येना पास आकर जिगुन का हाथ पकड़ती है और कहती है, चलो ये तुम्हारा मामला नहीं, कल मिलते हैं, तुम जाओ। टैक्सू गुस्से में पूछता है, वो इस कमीने का पक्ष क्यों ले रही है? येना कहती है, ये बेवकूफ है, लाइन क्रॉस करना बंद करे। और तभी टैक्सू उसे जोर से थप्पड़ मारता है, धड़ाम। लड़की घूमकर गिर जाती है और उसका खून जिगुन के चेहरे पर जाकर लगता है। उस पल जिगुन के अंदर कुछ अजीब हिलता है। टैक्सू फिर कहता है, सब लड़कियां इसे पसंद करती हैं, ये मुझसे छिपा नहीं है। वो पूछता है, क्या तुम येना में दिलचस्पी रखते हो? अगर हाँ तो सच बोलो, वो उसे दे भी देगा। वो धरती पर पड़ी हंसती है, कहती है कि क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वो तो उससे पार्टियां करवाता, दूसरी लड़कियों को ड्रिंक्स पिलवाता और सोशल मीडिया पर बैट्स तक लगाता था। टैक्सू गुस्से से कहता है, वो उस मामले के लिए माफी मांग चुका है, वो सब उसके दोस्तों ने सेट किया था, वो कह रहा था कि गलती उसकी नहीं थी। येना कहती है, ठीक है, जो भी हो, तुम अब मेरे काबिल नहीं हो, हमारा रिश्ता यहीं खत्म। लेकिन तभी उसने उसे रोनाल्डिनो वाली केक पेट में मार दी। यहां तक कि जून को भी उस वार का दबाव महसूस हुआ। बेचारी लड़की पूरे शरीर में कांप रही थी। उलझी हुई सी हालत में येना कहती है कि अब सचमुच उनका रिश्ता खत्म है और शायद वो पागल थी जो कभी उससे प्यार किया। लेकिन वो उसका कॉलर पकड़कर पूछता है, तुम्हें किसने इजाजत दी ब्रेकअप करने की? ठीक है, अब ऐसे ही सही। लेकिन वो कहती है कि उसे कोई परवाह नहीं। वो कहता है, मारना है ना तो मारूंगा। और जैसे ही वो उसे फिर से मारने जाता है, उसका हाथ बीच में रुक जाता है। जून ने अपना कंधा आगे करके उसे रोक लिया। तू? टैक्स पूछता है, तू क्या समझ रहा है खुद को? लगता है जैसे सच में जिगुन को येना में दिलचस्पी हो गई हो। वो घूंसा मारते हुए बोलता है, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, लाइन क्रॉस मत करना। और घूंसा सीधा जिगुन के गाल पर लगता है। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि वो बच जाएगा या कुछ जबरदस्त करेगा, पर नहीं। टू कहता है, तेरी औकात नहीं है। इसी बीच जून को याद आता है, एक सुनहरे बालों वाली लड़की उसे समझा रही थी कि होश में आओ। उसका ध्यान लौटता है, वो अपने पैर जमाता है और घूंसा खाने के बाद भी खड़ा रह जाता है। टू हैरान होकर पूछता है, वो कैसे बच गया? वो बोलता है कि अब वो रुकने वाला नहीं है और फिर पेट में सीधा सोलर प्लेक्सस वाला पंच मारता है, वो वाला वार जिससे कोई भी गिर जाए। लेकिन जिगुन बस ठंडे चेहरे से उसे देखता रहता है। इस बार टू चिल्लाता है, मर जा कमीने, और एक और पंच मारने जाता है। लेकिन इस बार जून बच जाता है और सीधा जबड़े पर मुक्का जड़ देता है। ऐसा मुक्का कि वो 3 चक्कर घूमकर मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है। उसके दोस्त चिल्लाते हुए दौड़ते हैं और येना सदमे में पूछती है, जिगुन तुम ये क्या ही कर रहे सवाल हो? है, लड़की, वो खुद को बचा रहा है। वो लड़का उठता है, मुंह से दांत गिरा हुआ। तभी उसे एक और किक थूड़ पर पड़ती है। दोस्त कहते हैं, लगता है तू मार खाने की मांग रहा है। लेकिन भाई, अगर नाम वाला साइड कैरेक्टर ही नहीं टिक पाया तो पीछे वाले 2-4 क्या कर लेंगे? एक लड़का लोहे की रॉड लेकर आता है उसके सिर पर मारने, पर उसके सीने पर सीधे स्पिन किक पड़ती है और वो भी नीचे। और वो मोटा सर वाला अब भी बस वहीं खड़ा है, अभी तक कुछ नहीं किया। टैकविट बस ये जानना चाहता है कि आखिर जून है क्या चीज। वो वहीं खड़ा है, बारिश में, बिल्कुल किसी राक्षस जैसा घूरता हुआ। और उसके चेहरे पर एक और सीधा घूंसा पड़ता है। दूसरा लड़का कराहता है, लेकिन उसे फिर एक और मुक्का पड़ता है। घूंसे पे घूंसे चलते रहते हैं तब तक, जब तक येला बीच में आकर चिल्लाती नहीं। अगर वो ऐसे ही मारता रहा तो लड़का मर जाएगा। टू एक पल के लिए रुक जाता है। बिजली चमकती है और वो अचानक पूरा स्वाब नोड में उठ खड़ा होता है, पूरी तरह साइको सा चेहरा। येना फिर उसे रोकती है, पर वो बस अपना बैग उठाता है और चलता बनता है। मोटा सर वाला और लड़की बस खड़े सोच रहे हैं कि ये लड़का है क्या। कहानी कहती है, कुछ लोग महसूस कर सकते थे, जून की खामोशी के पीछे एक बहुत गहरा अंधेरा था। फिर दृश्य पीछे जाता है, जब मोटा सर वाला उसे लेने आया था। अरी ने सब सुन लिया था और उसे संदिग्ध लगा, इसलिए वो उनका पीछा करने लगी। वो पास पहुंचकर दीवार के पीछे झांकती है तो उसे बस इतना सुनाई देता है कि हमारा लड़का सबके जबड़े तोड़ रहा है। दूर से उसे हड्डियों की आवाजें आती रहती हैं। फिर कोई पास आता है, दीवार पर हाथ रखता है। वो हमारा ही लड़का है, पूरा खून से लथपथ। वो साइड में देखता है और उसे छुपते हुए पकड़ लेता है।
वो कांपते हुए अपनी छोटी सी छतरी बढ़ाती है, लेकिन वो बस अपनी क्लासिक ठंडी नज़र डालता है और मुड़कर चल देता है। बेचारी लड़की वहीं बारिश में खड़ी रह जाती है। अगले दिन साफ धूप निकल चुकी है। क्लास में बच्चे पूछ रहे हैं, आज सुंदर लड़का और टैक्सू दोनों कहाँ हैं? दोनों क्यों नहीं आए? लड़कियां शिकायत कर रही हैं, कह रही हैं क्लास तो खाली खाली लग रही है बिना जून के। उधर येना, उसे पता है कि जो कुछ हुआ उसकी वजह वही थी। फिर दृश्य एक पुल के नीचे जाता है। एक आदमी कहता है उसे समझ नहीं आ रहा, जब से वो गया है बस पीता और पार्टी करता रहा है, और अब सुन रहे हैं वो अस्पताल पहुंच गया। ये कैसे हो गया? वो पूछता है हालत क्या है? मोटा सरबाला कहता है उसका चेहरा पूरी तरह फ्रैक्चर है और वो काफी समय अस्पताल में रहेगा। वो ये भी कहता है कि उसने सबको मना किया है कि उसे देखने ना आए, क्योंकि बहुत शर्मिंदा है। वो पूछता है कितने लोग पिटे? मोटा सर कहता है 4। जिसके पास पियर्सिंग है वो कहता है भला टैक्सू कैसे हार सकता है, ये किसने किया? मोटा सर कहता है एक रहस्यमयी लड़का है जून, ट्रांसफर हुआ है, ना बोलता है ना किसी को उसके बारे में पता है। गुस्से में वो मोटा सर को पकड़ता है कि तू कैसे बच गया? बेचारा कांपते हुए कहता है उसे लगा 5 लोग एक के खिलाफ होना गलत है, इसलिए वो पीछे खड़ा रहा। वो उसे दीवार से पटक देता है और झूठा कहता है। मोटा सर से पूछा जाता है वो कैसा दिखता है ताकि पहचान आसान हो। वो लाल होते हुए कहता है असल में वो बहुत हैंडसम है, मॉडल जैसा। सारी लड़कियां उसे देखती रहती हैं। वो अमीर परिवार वाला लगता है, चरित्र वाला, आंखें खूबसूरत। घूंसा पड़ता है, तू उससे प्यार व्यार कर बैठा है क्या? उधर कांग को दिलचस्पी हो गई। एक शांत नया लड़का जिसने टैक्सू को पीट दिया, खूबसूरत, करिश्माई और लड़ाई में भी तगड़ा, क्लास में बेहद दुर्लभ। अगले दिन जून हमेशा की तरह शांत होकर स्कूल आता है, लॉकर खोलता है, अंदर एक फोन पड़ा है। उसे एक याद आती है, वो फोन उठाता है। उसमें मैसेज है कॉन्ग्रेचुलेशंस। पुराना फोन है लेकिन व्हाट्सएप फेसबुक चल जाएगा, और लिखा है अगर कोई समस्या हो तो बताना, एक मैसेज भेजना। मोटा सर दूर से सब देख रहा है, डरते डरते। जून चारों तरफ देखता है और पास लड़की खड़ी है, पूरा टमाटर बनी हुई। वो इंतजार कर रही है कि वो मैसेज भेज दे। जून पूरा फोन लॉकर के ऊपर रख देता है और चला जाता है। मोटा सर दौड़कर चेक करता है और समझता है कि ये फोन जून का नहीं था। फिर किसी ने उसे धक्का दिया और उसका चेहरा लॉकर से टकरा गया और लड़की फोन उठाकर गायब। बेचारा मोटा सर पूरा परेशान टेढ़ा मेढ़ा सा चल रहा था, सोच रहा था कि वो पागल लड़की आखिर थी कौन। उधर येना की एक सहेली कह रही थी कि उसकी मौसी के पालतू पूडल के बच्चे हुए हैं, बहुत प्यारे हैं और वो एक अडॉप्ट करना चाहती है। लेकिन साफ था कि येना कोई बात सुन ही नहीं रही थी। उसकी दोस्त ने उसे टोका, ध्यान दो। येना शर्माते हुए बोली हाँ हाँ मैं ध्यान दे रही हूँ, पर दूसरी दोस्त बोल पड़ी झूठ मत बोल, तू जिगुन के बारे में सोच रही है जो फिर से स्कूल नहीं आया। येना लाल पड़कर बोली नहीं, मैं हमेशा उसके बारे में नहीं सोचती। तभी अचानक उसकी दोस्त का चेहरा भी लाल हो गया। जून, वो वहां था, बदमाश स्टाइल में बिल्कुल सामने खड़ा। एक नजर उसकी ओर और येना वहीं जम गई। कुछ समझ नहीं आता, वो सारी चीजें अपनी दोस्त को पकड़ा देती है और भागकर उसके पास पहुंचती है। अचानक झपटकर उसे गले लगा लेती है। आसपास सब लोग हैरान। येना रोते हुए कहती है कि वो उसकी बहुत चिंता कर रही थी। पूछती है वो ठीक है या नहीं। वो कहती है उसने उसकी जान बचाई और वो कभी नहीं भूल पाएगी, वो जिंदगी भर उसकी आभारी रहेगी। मोटा सर एक कोने से ये सब देख रहा है और नोट करने लगता है। ये पक्का है लड़कियां उससे प्यार करती हैं। वो नोट लिखता है, जानकारी, स्कूल देर ज्यादातर से आता लड़कियां है। उसे पसंद करती हैं, फिर भी वो बात नहीं करता। बस स्कूल का दिन खत्म हो जाता है और वही हमारा खामोश लड़का घर की ओर चलता हुआ। रास्ते में एक आदमी मोटरसाइकिल पर बैठा सिगरेट पी रहा था और लगातार घूर रहा था। पहली नज़र में ही समझ आ गया कि ये वही टाइप का हरामी होगा जो दिखावा करना पसंद करता है। वो सीटी मारता है और चश्मे वाले को बुलाता है, जो बाइक पर बैठ जाता है और दोनों हमारे लड़के की तरफ बढ़ते हैं। दोनों साइड से उसे घेर लेते हैं और पूछते हैं कि क्या वो वही लड़का है जान। हमारा लड़का अपनी मशहूर खामोश नज़र से उन्हें घूरता है, जैसे जवाब देने ही वाला हो, है ना। तभी चश्मे वाला कहता है कि चूंकि वो बोल नहीं रहा, इसका मतलब यही जे है, बॉस उससे थोड़ी बातचीत करना चाहता है, इसलिए बेहतर होगा कि वो बाइक पर बैठ जाए। दूसरा लड़का पूछता है कि क्या उसने कभी हॉन्ग स्कूल के कांग डोयल का नाम सुना है। वो दूसरे साल में पहुंचते ही टॉप 3 में था। इस शहर में कोई कमीना नहीं है जिसने उसका नाम न सुना हो, और जिस स्कूल में वो लोग पढ़ते हैं वहां तुम जैसे हारने वालों की कोई जगह नहीं है।
और वही कांग तुमसे मिलना चाहता है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम चढ़ जाओ। लेकिन लड़का कोई हरकत नहीं करता। एक बदमाश कहता है कि डरने की जरूरत नहीं, उसे पिटने के लिए नहीं बुलाया जा रहा, बस मिलने के लिए। अभी तो दोस्ताना दावत है। चश्मे वाला पूछता है कि क्या वो बहरा भी है, और फिर बोलता है कि चढ़ जा पीछे। ये लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे जिग के थोड़े ज्यादा ही करीब आना चाहते हों। हमारा लड़का मुड़ने लगता है, तभी एक उसका बैग पकड़कर पूछता है कि क्या वो सच में इनकार कर रहा है। लगता है अब मजबूरी में उसकी दोनों टांगें तोड़नी पड़ेंगी ताकि वो हिले। पर जून उसे बस एक छोटी सी नजर देता है और वो बदमाश बैग छोड़ देता है और ऐसे चलता बना जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूसरा बोलता है कि वो हरामी कोई पागल है शायद। दोनों बाइक स्टार्ट करते हैं उसके पीछे जाने के लिए, पर वो तो पहले ही गली में घुस चुका होता है। पहला वाला बाइक मोड़ने में ही दीवार से कंधा टकरा देता है। दूसरा वाला किसी तरह बैलेंस कर लेता है, मगर जून तो सीढ़ियां चढ़ चुका होता है और वो बदमाश भी बाइक लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगता है। जून एक कूड़े के बैग को हल्का सा धक्का देता है और फिर सीधा एक किक उसके ठोड़ी पर मारता है। वो बेवकूफ बाइक सहित उड़ जाता है और अपने ही साथी पर जा गिरता है। दोनों लुढ़कते हुए नीचे जाते हैं, बाइक जमीन पर, हालत खराब। फिर भी वो इतना समर्पित है कि दूसरे को उठाकर फिर उसके पीछे भागने को कह रहा है। वो सीढ़ियां चढ़ने लगता है। लड़का तो भूत जैसा है, 1 सेकंड को दिखता है और जब पहुंचो तो गायब। फिर साइड देखो तो लगता है नीचे जा रहा, कंधा पकड़ो तो कोई और बेबूदा बंदे को पकड़ लेते हैं और बेचारे की पिटाई भी हो जाती है। वहीं ऊपर जून बैटमैन स्टाइल में हाथ जेब में डाले नीचे देखता है, फिर मुड़कर घर चला जाता है। ब्रिज पर दोनों मूर्ख नरम पड़कर माफी मांग रहे हैं। कांग पूछता है क्या उस कमीने ने बुलावे से इनकार कर दिया, और वो बोलते हैं कि हाँ, वो थोड़ा चालाक है लेकिन वे लगभग पकड़ ही लेते। बड़ा मस्कुलर आदमी पैर पटक कर पूछता है कि 2 लोग मिलकर एक बच्चे को भी नहीं ला सके। वो तिलमिलाया कहता है कि सीढ़ी वाला रास्ता भूल भुलैया जैसा था, इसलिए खो गए। उधर कांग कह रहा है कि जितना वो इस लड़के के पीछे जाता है वो उतना ही दिलचस्प लगता है। वो पूछता है सुमन ने कुछ पता लगाया। वो नोटबुक लेकर आता है, कहता है दिन भर देखा पर पता नहीं काम आएगा या नहीं। कांग पढ़ता है स्कूल देर से आता है, लड़कियां उसे पसंद करती हैं और वो बोलता नहीं है। कांग घूर कर पूछता है कि बस यही उसकी मेहनत का नतीजा है। मस्कुलर आदमी पूछता है क्या वो पिटना चाहता है। वो वहीं पुशअप करना शुरू कर देता है। कांग कहता है उन्हें जाने दो, पर बुलहेड को आखिरी मौका दे रहा है। किड को कम से कम कल स्कूल के पीछे वाले गेट तक ले आए, वरना उसकी खैर नहीं। बुलहेड कहता है कि वो गारंटी देता है, लेकिन बेचारा बुलहेड सोच रहा है कि वो इस सब में फंसा क्यों, अगर उसे पता भी नहीं कि जेजे असल में कौन है। अगले दिन वो 2 अंगूर जूस लेकर खड़ा है। दोस्त सोचते हैं उसने खुद के लिए खरीदे, लेकिन वो मुड़कर दोस्त से कहता है कि वो किसी मूर्ख के लिए कुछ नहीं खरीदता, ये किसी और के लिए है। दोस्त पूछता है किसके लिए। तभी उसे पीछे से जून दिखाई देता है और वो तुरंत जाकर उससे चिपक जाता है, गुड मॉर्निंग कहता है और बोलता है कि आज भी वो गजब लग रहा है। उसने थोड़ा रिलैक्स करने के लिए ड्रिंक दी है। जून उसे घूरता है और बुलहेड समझाता है कि गलत मत समझे, वो कांग गैंग या किसी गैंग का दोस्त नहीं है, बल्कि वो तो उसका शुक्रगुजार है कि उसने उन 2 बेवकूफ़ों की पिटाई कर दी। उसे देखकर अच्छा लगा, इसलिए वो ड्रिंक दे रहा है। जून की तरह हमेशा वो फिर भी अनसुना करके चला जाता है। बुलहेड जानता है काम आसान नहीं होगा, पर किसी तरह उसे स्कूल के पीछे ले जाना ही पड़ेगा, नहीं तो इस बार वो खुद पिटेगा। क्लास शुरू होती है। जून अपनी सीट पर शांत बैठा है, जबकि पूरी क्लास मस्ती में है। फिर ब्रेक में वो ऊपर खाने की जगह की ओर जाता है। बुलहेड दूर से देख रहा है, यहीं वो हमेशा खाना खाता है। ऊपर पहुंचा तो मिनी स्टॉकर ने फिर फोन छोड़ रखा था और मैसेज, क्या तुम अकेले खाना खाओगे। लड़के ने कुछ नहीं किया और लड़की पसीने में भीग गई, लाल हो गई। वो फोन देखता है और लड़की 200 मैसेज भेज चुकी है। पूछ रही है क्या वो हमेशा अकेले ऊपर खाता है। कहती है कि उसे भी कभी कभी अकेले खाना पसंद है और उसने उसे यहाँ देखा, इसलिए वो बात करना चाहती थी। वो एक तरफ देखता है, तभी मैसेज आता है वो दूसरी तरफ है। वो दूसरी तरफ देखता है और छोटा सा हाथ हिलता दिखाई देता है। अगर हैंडसम हो तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती है ना। लड़के ने तो कुछ किया भी नहीं और लड़की जान तोड़कर उसके पीछे भाग रही है। सच में भगवान के अपने फेवरेट होते हैं। कुछ लोग तो पैदा ही अच्छे दिखते हैं और कुछ उल्टे पैदा होते हैं। वो अपना हाथ छुपाकर माफी मांगती है और कहती है कि उसे ज्यादा लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता। उसने सुना है कि वो भी ज्यादा बात नहीं करता और वो भी ऐसी ही है। उसको बस ये जानना है कि वो बोलता क्यों नहीं है।
लगता है कि जून अंगूठे से कुछ टाइप करने वाला है, तभी अचानक कोई उसे बुलाता है। वो कमीना बुलहेड। कहता है, कितना अजीब है ना कि आजकल बार बार टकरा जाते हैं। वो अकेला ब्रेड खाने आया था, पर कैग दोस्त मिल गया है तो साथ ही खा लेते हैं। जून बस चुपचाप बैठा है, आराम से अपना सोडा पीता हुआ। उधर वो ओरियम स्टॉकर लड़की एकटक देख रही है, उम्मीद में कि लड़का कोई मैसेज भेज दे। जून साइड में देखता है तो बुलहेड कांप रहा है और रो रहा है। वो रोते हुए बोलता है कि दुर्भाग्य से उसके कोई दोस्त नहीं है। इसी वजह से वो टैक्सू और बाकी लड़कों के साथ जुड़ने की कोशिश करता था। वो अकेला नहीं रहना चाहता था, उसे अकेलापन डराता है। शायद दो अकेले लोग मिलकर दोस्त बन जाएं। लेकिन भाई, जून तो पत्थर बना बैठा है, एक नजर भी नहीं। बुलहेड मर रहा है अंदर ही अंदर कि कुछ भी काम क्यों नहीं करता इस लड़के पर। उसने तो अंदर की गहराई से आंसू निकाल लिए, लेकिन फिर भी कोई रिएक्शन नहीं। तभी जून उठता है और चल देता है, बेचारेगी की हद। बुलहेड उसका हाथ पकड़कर विनती करता है कि जरा रुक जाओ, पूछता है क्या वे दोस्त बन सकते हैं। लेकिन जून चलता ही रहता है और उसे घसीटता हुआ बाहर निकल जाता है। दरवाजा धड़ाम से बंद और बंदा वहीं छोड़ दिया। फोन पर दाजिक के मैसेज लगातार आ रहे हैं कि कहाँ हो और लड़का क्यों नहीं आया। बुलहेड घबराया हुआ है, अगर उसने उस लड़के को नहीं पहुंचाया तो आज वो खुद पिटेगा। वो भागता है क्लास से, सोचता है अभी भी एक मौका है। वो इधर उधर देखता है, लड़का नहीं दिखता। तभी उसे दिखता है लूनिक डेस्क पर बैठा है। बुलहेड तो पूरा लाल हो चुका है, सोचता है कहीं ये कोई विज्ञापन शूट तो नहीं कर रहा। तभी उसके फोन में फिर मैसेज की आवाज आती है, शायद फिर दाग का मैसेज। वो हिम्मत जुटाकर फिर जून को बुलाता है, कहता है कि वो बहुत खुश है, उसने अपनी माँ को मैसेज कर दिया और वो बहुत गर्व महसूस कर रही हैं कि आखिर उसने दोस्त बना लिया। माँ नीचे इंतजार कर रही हैं और वो चाहती हैं कि वो नए दोस्त से मिलें। कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ी देर की बात है। जून चुप है। बुलहेड को पूरा भरोसा है कोई इंसान ऐसी बात को मना नहीं करेगा, जरूर मान जाएगा। वो सोचता है कि जून सोच रहा है, पर सच कहें तो ऐसा लगता नहीं कि जून जाना चाहता है। बुलहेड फिर जोर डालता है, दोस्त हैं, जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उधर अरिम एक कोने से सब देख रही है और स्टॉकर मोड में खतरनाक एक्टिव। बुलहेड रास्ता दिखाते हुए उसे ले जाने लगता है, बोलता है यही सबसे छोटा रास्ता है, लेकिन अंदर ही अंदर माफी मांगता है। इस मोहल्ले में बहुत सीधे रहोगे तो बचोगे कैसे। वो किसी को मैसेज करता है और फिर माफी मांगता है। दूसरी तरफ दाइक मुस्कुराते हुए मैसेज पढ़ता है और आगे बढ़ता है। दोनों के पास से गुजरते हुए जानबूझकर जून के कंधे पर धक्का मार देता है। लड़का थोड़ा लड़खड़ा जाता है और वो उसके बैग से पकड़कर बोलता है, जरा संभलकर चला कर, ऐसे चलेगा तो कोई ठोकर देगा। जून कुछ कर पाए उससे पहले वो बदमाश उसका बैग खींचकर उसे दीवार पर दे मारता है। करीब आकर कहता है, मिलकर खुशी हुई। फिर उसका गला पकड़कर बोलता है, सच में चेहरा बड़ा प्यारा है। अब दूसरा वार आता है। उधर लगता है लोगों ने उसकी स्किल्स बढ़ा चढ़ाकर बताई थीं। तभी जून उसके सीने पर पांव मारता है और उसे पीछे धकेल देता है। वो वापस लैंड करता है, लेकिन उसका छोटा फोन गिर जाता है और सीधे नाली की तरफ लुढ़कता है। वो फोन पर नजर टिकाता है और उसी वक्त दाइक पंच मारने आता है। वो मजबूर होकर हाथ उठाकर ब्लॉक करता है, फिर पीछे पैर मारकर फोन को नाली से दूर कर देता है। दाइक मुट्ठी भींचता है और कहता है, अब खत्म। पूछता है, क्या सच में सोचता है कि साइज के फर्क में जीत जाएगा। जून फिर भी हमेशा की तरह चुप। बुलहेड दूर से कह रहा है, माफ कर देना, अगर जल्दी पिट गया तो दाइक रोक देगा। दाइक दौड़कर कंधा मारने आता है। जून बैग आगे करके शील्ड बना लेता है, दीवार से टकराता है पर ठीक रहता है। दाइक कहता है, दिखने से थोड़ा समझदार है ये। जून बैग खाली कर देता है। दाइक फिर से भागता है। जून साइड में फ्लिप लेता है, बैग की स्ट्रैप उसके पैर में फंसाकर पीछे से जोर से खींच देता है। दाइक जोर से पीठ के बल गिरता है। वो गाली देता है, तभी जून का मुक्का उसके सिर के बहुत पास वाली जमीन पर लगता है। वो जम जाता है। फिर जून उसका गर्दन के पीछे पैर रखकर खड़ा हो जाता है। दाइक उठने की कोशिश करता है। जून घूमकर उसके सिर पर एक स्पिनिंग वार मारता है। बुलहेड दूर से देख रहा है और दहल गया है। सोच रहा है, ये दाइक की ऐसी हालत कैसे कर रहा है। बेचारे का चेहरा तो सेल्फी से भी ज्यादा टूट चुका था। धुआं उठ रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा कि अभी अभी क्या हुआ। फिर हमारा लड़का धीरे धीरे उठता है, पीछे मुड़कर देखता है, फोन उठाने ही वाला होता है। तभी वो कमीना फिर से बंदर की तरह दो पैरों पर दौड़ता हुआ आता है, बोलता है, ये खत्म नहीं हुआ।
जून मुड़कर अपने को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फोन हाथ से छूट जाता है। वो हरामी फोन उठाता है और कहता है, दिखता है कि ये चीज तेरे लिए काफी खास है। वो तो बस इसे कॉन्ग डॉयल के पास ले जाना चाहता था। अफसोस, इसे मार पीट कर हालत खराब करके ले जाने का मौका नहीं मिल पाया। फिर वो किसी को कॉल करता है। बाइक वाले दोनों पहुंच जाते हैं। वो फोन लेकर पीछे बैठ जाता है और कहता है, अगर ये फोन चाहिए तो सेशा पार्क में आ जाना, वहां तेरे लिए पूरी वेलकम पार्टी तैयार है। बाइक गरजती है और निकल जाती है। इसी बीच बुलहेड आता है और स्मॉल टॉक करने की कोशिश करता है। पूछता है, तू चोट तो नहीं खा गया? क्या हुआ? तू तो सच में बुरी तरह पिटने वाला था, पर अब क्या करेगा? फोन तो उनके पास है। अगर अभी जाकर नहीं लिया तो सारी जानकारी लीक हो सकती है। माँ से मिलने का प्लान भूल और सीधा पार्क चल। हमारा लड़का हमेशा की तरह चुप। बुलहेड सोचता है कि उसने तो अपना 120% लगा दिया। अब वो जाएगा या नहीं उसकी मर्जी, वो और कुछ कर ही नहीं सकता। तभी जिग जून उठकर चल देता है, क्योंकि उसका घर दूसरी तरफ है। बुलहेड समझ जाता है, हाँ, ये पार्क ही जा रहा है। सीन बदलता है। हमारा लड़का लंबी सीढ़ियां चढ़ रहा है। ऊपर कुछ लौंडे सिगरेट फूंकते बैठे अपनी उम्र काट रहे हैं। ऊपर पहुंचता है तो सही मायने में स्वागत तैयार है। एक पूरी फौज खड़ी है। कलर की ये बाल, कान में 10-10 छेद, जैसे के-पॉप बैकअप डांसरों की लाइन लगी हो। जून बस उन्हीं को देख रहा है और पीछे कॉन्ग डॉयल खड़ा है। कहता है, आखिर एक काम का आदमी दिखा। वो फोन हिलाते हुए पूछता है, क्या ये लेने आया है? जून कुछ नहीं बोलता, सिर्फ आगे बढ़ता है। कॉन्ग कहता है, फोन में तो कुछ था भी नहीं, ना कोई कांटेक्ट, ना कॉल हिस्ट्री, बस एक लड़की के कुछ मैसेज जो लगता है उस पर मर रही है। पर चूंकि तू इसे लेने यहां तक आया है, इसका मतलब ये तेरे लिए अहम है। जून हाथ आगे बढ़ा देता है। कॉन्ग पूछता है, क्या है? वो तेरी गर्लफ्रेंड है या बस टाइम पास? फिर हंसकर कहता है, उसने खुद उस लड़की को मैसेज भेज दिया क्योंकि उसे उनके मीठे मैसेज पढ़कर बुरा लगा। जो उसने लिखा है उससे चीजें और तेजी से बढ़ेंगी, क्योंकि अगर वो लड़की सिटी पार्क पहुंच गई तो मान लेना वो उसे बहुत पसंद करती है। और जो उसने लड़की को लिखा, एक है, और फिर अकेलापन जताकर मिलने को बुलाया। अगर वो आएगी तो आज से उसकी गर्लफ्रेंड पक्की। कॉन्ग कहता है, अगर वो सच में आ गई तो मुझे मानना पड़ेगा, वो दीवानी है। जून अब भी हाथ आगे किए चुप खड़ा है। कॉन्ग बोलता है, ठीक है, समझ गया, लेकिन मेरे लड़कों ने मेहनत की है तुझे यहाँ लाने में, और टैक्सू भी था। हमारा झगड़ा हो पर पहले दोस्त थे, तो कीमत तो देनी पड़ेगी। जून अब भी चुप। कॉन्ग कहता है, तू बहुत अजीब है, समझता ही नहीं। डील आसान है। अगर तू यहाँ मौजूद सब लड़कों से लड़कर बच गया तो फोन तेरे हाथ। उधर दाइसेक सामने आकर कहता है, बदला लेने का वक्त आ गया। वो मुक्का मारने आता है, पर हमारा लड़का साइड हट जाता है, तिरछी नजर डालता है। दाइसेक गाली देता है, ये हरामी। फिर कॉन्ग चिल्लाता है, सब लग जाओ इस पर। हमारा लड़का पहले हमले से बचता है, मुट्ठी कसता है, सामने वाले को घूंसा मारने जाता है, लेकिन एकदम आखिरी पल पर रोक देता है। हीरो टाइप, समझदार। पीछे से दो और आते हैं, नजर मारता है, बाहें सिकोड़ता है, लेकिन जमीन पर गिरा दिया जाता है। एक बंदा तो चेहरा ही तोड़ देता है, दूसरा रोनाल्डो की तरह हेडर मार देता है। दूर से कॉन्ग देख रहा है, सोच रहा है, ये बस बच क्यों रहा है, मार क्यों नहीं रहा? लगता है रैंकिंग में उसे कोई दिलचस्पी नहीं। पास वाला लड़का कहता है, ये आदमी पिट रहा है पर चीख तक नहीं रहा, जान जोखिम में है, फिर भी बोलता नहीं। कॉन्ग कहता है, मुझे तो जिज्ञासा है कि इसकी आवाज कैसी होगी। फिर चिल्लाकर कहता है, जो इसे चीखवा दे उसे लिमिटेड एडिशन जॉर्डन मिलेगा। लड़के बहुत उत्साहित हो जाते हैं और तुरंत ही सब उस पर टूट पड़ते हैं। जिगुन बस सब कुछ सहता जा रहा है, जबकि कॉन्ग चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि जल्दी करो, अपनी असली काबिलियत दिखाओ। उसे तो साबित करना था कि वो एक अनोखा लड़का है। तभी डाइसेक सामने आता है और सबको हटने को कहता है, फिर पूछता है कि उसकी लड़ाई वाली आग कहाँ गई, और फिर जोरदार किक उसके थोड़ी पर मारता है, जिससे जिगुन कचरे की तरह नीचे गिर जाता है। वो नीचे पड़ा हुआ शरीर मरोड़ता हुआ पड़ा है। तभी उनमें से एक पत्थर उठाकर कहता है कि अगर उसने चीख नहीं निकाली तो उसका सिर फोड़ देगा। लेकिन अचानक कॉन्ग डॉयल उसके सिर पर मारता है और पूछता है कि क्या वो मरना चाहता है जो इतनी घटिया हरकत कर रहा है। लड़का माफी मांगता है और कॉन्ग जिगुन के पास झुककर पूछता है कि क्या उसे सच में पिटना अच्छा लगता है या वो कुछ छिपा रहा है।
लेकिन वो उसे चेतावनी देता है कि ये सब तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो खुद को साबित नहीं कर देता। उधर पेड़ के पीछे बुलहेड छिपा खड़ा सब देख रहा है। वो जिगुन के पीछे पीछे यहाँ तक आया था। उसे अब बहुत बुरा लग रहा है, जैसा कि उसे पहले से लगा था। भले ही जिगुन मजबूत हो, लेकिन अकेले पूरे गैंग से जीत पाना नामुमकिन है। तभी अचानक उसे ओली दिखती है। हाँ, वो सच में वहां आ गई थी। मैंने कहा था ना, ये लड़का अलग टाइप का है। उसने बस एक मैसेज किया, यहाँ आओ तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो जाओगी, और लड़की सच में आ गई। फिर कॉन्ग के फोन में मैसेज आता है ओरी का कि वो जिगुन को छोड़ दे। कॉन्ग पीछे देखता है। हाँ, वो वहीं खड़ी है, हाथ में छोटा सा फोन पकड़े। कांग कहता है कि शायद अब वो सच में लड़ने के लिए प्रेरित होगा। उसकी मोहब्बत वहां आ गई है। वो अपने एक आदमी को उसे पकड़कर लाने को कहता है और पहला आदमी तुरंत उसके पास पहुंच जाता है। वो लड़की वहीं खड़ी टाइप कर रही होती है कि अचानक वो आदमी पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ये बहुत अजीब है कि इतनी सुंदर लड़की यहाँ तक चली आई। वो उसका हाथ खींचकर आगे बढ़ाता है और कहता है कि अब वो आज कहीं नहीं जाएगी। बुलहेड, जिसे पता है कि ओरी उसकी क्लास की है और वो उसका सबसे बड़ा फैन है, अंदर से गुस्से में उबल रहा है। लेकिन जैसे ही वो कुछ करने का सोचता है, वहीं वो देखता है कि उन दोनों की बातें चल रही हैं और डर के मारे वो फिर से छिप जाता है, पूरा कांपते हुए। फिर वो आदमी वापस कांग के पास आता है और कहता है कि उसने लड़की को ले आया। जिगुन देखता है, बेचारी लड़की पूरी तरह कांप रही है। लड़का भी, जिसने अब तक कुछ नहीं किया। यकीन मानो, पहली बार लग रहा है कि मुख्य किरदार ने एक शब्द नहीं बोला और लड़कियां उसके जिंदगी को पूरा उलझा रही हैं। पता नहीं उसे याद आता है या लड़की को, जब उसने उसे छतरी दी थी, पीछे मुड़कर देखा था, हाथ हिलाया था और अब वो इस हालत में है। और तभी लगता है कि जिगुन अब वाकई में गंभीर होने वाला है। लड़के पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, हाँ, वो लड़की सच में आ गई है। फिर डाइक जिगुन के कंधे पर पैर रखकर पूछता है कि क्या वो यहाँ उसकी प्रेमिका बनने आई है। अफसोस, क्योंकि अब वो खुद को दोषी महसूस कर रहा है, क्योंकि वो लड़का चुपचाप सब सह रहा था। अरिम वहां मैसेज टाइप करती है, वो बस मेरा दोस्त है, उसे जाने दो। और कांग हैरान होकर पूछता है कि आखिर वो कुछ बोल क्यों नहीं रही। वो कहता है, जो भी हो, अपना नाम तो बोलो। मगर वो बस कांपती रहती है। तब कांग व्यंग्य में कहता है, कमाल है, दोनों एक जैसे हैं। आसपास के लड़के हंसते हैं, दो पागल, दोनों गूंगे, सच में व्हाट्सएप कपल। फिर कांग कहता है कि वो इनाम देगा उसे जो इनमें से किसी एक को बोलवा दे। डाइक पूछता है, क्या लड़की को छेड़ना ठीक है? कांग बोलता है हाँ, और लड़के तुरंत उसे घेर लेते हैं। कहते हैं, अगर वो बोलती नहीं तो नहीं का मतलब भी नहीं कह रही। जिगुन के बजाय वो उसके साथ मस्ती कर सकते हैं। एक कमीना उसका बाल पकड़कर कहता है कि इसकी खुशबू अच्छी है। दूसरा पूछता है कि वो कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती है। उधर जिगुन के चेहरे पर भाव बदलने लगते हैं। कांग भी देख रहा है कि वो क्या करेगा। दूसरा लड़का लड़की की ठोड़ी पकड़ता है। दूर खड़ा बुलहेड गुस्से में है कि वो इस सब में फंस गई। तभी एक लड़का घिनौने अंदाज में पूछता है कि उसके मुंह का क्या करेंगे। दूसरा कहता है, चीखो। उसी समय जिगुन साइड स्टेप करता है और उसी पल एक घूंसा उसके ठोड़ी पर पड़ता है। पास वाला लड़का देखता है और वो भी गिर जाता है। अगला पिंक बालों वाला लड़का बोलता है और उसको भी सीधे थप्पड़ खाकर चुप होना पड़ता है। तभी कांग खुश होकर कहता है, आखिर जिगुन ने लड़ना शुरू कर दिया। अरिम वहीं जमी हुई खड़ी है, समझ नहीं पा रही कि हो क्या रहा है। बाकी सब उस पर टूट पड़ते हैं। जिगुन पहला पंच बचाता है, एक का पैर पकड़ता है, उसे उछालने जाता है, मगर दूसरा उसे पकड़ लेता है। फिर वो उसके बाल पकड़कर जमीन पर दे मारता है, चेहरे पर मुक्का। फिर एक और केक आती है, लेकिन जिगुन पैर पकड़ लेता है। उसी पल डाइक आता है और दूसरा आदमी पैर छुड़ाने की भीख मांग रहा है। जिगुन उस आदमी के चेहरे पर पैर मारता है, फिर उछलकर डाइक की तरफ जाता है, उसका पंच बचाता है, उसकी जांघ पर पैर रखकर छलांग मारता है और ठोड़ी पर घुटना मारता है और गिरने से पहले ही घूमकर एक किक सीधे जबड़े के नीचे। कांग पीछे से खुशी में चिल्ला रहा है, ये लड़का सच में अनोखा है। लेकिन डाइक वो सब झेल जाता है और जिगुन को सीने से पकड़ लेता है, कहता है कि अब वो उसे कुचल देगा। तभी जिगुन उसके सिर के बीचों बीच डबल कोहनी मारता है, पूरी कॉम्बो, और आखिर वो हरामी जमीन पर गिर जाता है। मुझे लगा बाकी डर जाएंगे, पर नहीं, फिर से टूट पड़े। जिगुन को फिर बचना पड़ा। एक को मुक्का, दूसरे को लात, और पीछे कांग समझ नहीं पा रहा कि ये लड़का आखिर आया कहां से। वो उसकी उम्मीद से बहुत आगे था। तभी पीछे से नीले बालों वाला गुंडा चिल्लाता है, घुटनों पर बैठ जा, नहीं तो तेरी गर्लफ्रेंड को नुकसान होगा। लेकिन जिगुन उसे देखता
देखता है जैसे अतीत याद आ गया हो। शायद बचपन में भी लड़कियां उसके पीछे थीं और मुसीबत हमेशा आती थी। लड़की रोकर उसका नाम पुकारती है और उसके भीतर कुछ टूटता है। मुझे लगा वो बस उस आदमी को मार देगा, लेकिन एक आगे बढ़ता है, दूसरा कांपता है और पीछे से एक उसे मारने आता है, मगर जिगुन बिना देखे ही उसे कोहनी मारकर गिरा देता है और फिर जिगुन टूट पड़ता है। लड़का कहता है पास मत आना और फिर भी उसके चेहरे पर सीधा मुक्का। फिर उसी टैक्सी वाले सीन की तरह जिगुन टूटकर उस पर घूंसे बरसाता है। तभी कांग पीछे से चिल्लाता है बस, कहता है बस, अब आकर फोन ले लो, तुमने डिजर्व किया। केवल एक शर्त, उसे उनके ग्रुप में शामिल होना होगा, क्योंकि कांग अपनी चाहत रोक नहीं पाता। सच में कमीना विलन है। जिगुन उठता है, मुट्ठियां कसी हुई। कांग हाथ फैलाता है, कहता है कि सब खत्म हो गया, पर जिगुन बस अपना हाथ उठाता है। कांग नजर घुमाता है और वही लड़ने की मुद्रा में आ जाता है। भाई एकदम झटके से साइड होता है और जिगुन की ठोड़ी पर सीधा वार कर देता है। मुझे लगा था कि वो बेवकूफ लड़के ही उसे मारेंगे, लेकिन ये तो और भारी निकला। हमारा लड़का सीधे जमीन पर गिरता है। पता नहीं होश में है या बेहोश, लेकिन बुरी हालत है। फिर कांग उसके पास आता है और कहता है मैंने पहले ही कहा था, बस कर। वो फोन उसकी छाती पर फेंकता है और कहता है ले, और परेशान करना बंद कर। वो अपने लड़कों को आवाज देता है, जो वैसे भी सब कुटे हुए पड़े थे, और नीचे जाने को कहता है। गैंग सीढ़ियां उतर रहा है। सब सोच रहे हैं ये कमीना था कौन। डाइक अब भी अपनी जॉ ठीक कर रहा है और पूछता है कि क्या कांग सच में इस अजीब से लड़के को अपनी टीम में लेना चाहता है, जो बोलता तक नहीं। लेकिन कांग उनकी बात सुन ही नहीं रहा, क्योंकि उसके होंठ से खून निकल रहा है। वो निश्चित था कि उसने पूरा वार बचा लिया था। फिर भी वो लड़का इतनी बुरी हालत में था और फिर भी इतनी तेज रिएक्ट किया कि उसका होंठ फट गया। वो सच में सही जगह पर वार करने का हुनर रखता था, और साफ है कि नौमी भी उस लड़के को अपने लिए चाहती है। घटिया आदमी। उधर पार्क में हमारा लड़का बेंच पर बैठा है। अब क्या, ये गूंगा कपल बस एक दूसरे को घूर रहा है। वो बैठा है, लड़की उसे देख रही है और वो कुछ नहीं बोल रहा। अचानक वो दौड़ पड़ती है, कुछ दूरी पर जाकर कहती है रुको, मैं दवाई लेकर आती हूँ। जिगुन उसी बात को याद कर रहा है जब कहा गया था कि घुटनों पर बैठ जा, नहीं तो लड़की को चोट लगेगी। वो गहरे विचारों में ऊपर देखता है, फोन बेंच पर रखता है और चल देता है। भाई, ये लड़की तो बहुत ठंडी निकली। बुलहेड सब देख रहा है, सोचता है अगर शुरू से 1-on-1 होता तो वो जरूर जीतता। ऐसा लगता है कि स्कूल में कोई खतरनाक शख्स आ गया है। तभी वो बेंच के पास जाता है और फोन देखता है। उसे याद आता है यही वही फोन था जो उसने शेल्फ पर छोड़ा था। अब उसे समझ आता है ये फोन अरिम ने दिया है। वो सोच में पड़ जाता है कि दोनों के बीच चल क्या रहा है। तभी पीछे से अरिम आ जाती है, दवाई लेकर, बुरी तरह घबराई हुई। बुलहेड नहीं समझ पाता कि इस फोम क्रीम का क्या करे, पर फिर परवाह ही छोड़ देता है। फोन उठाता है और भाग जाता है। अरिम पहुंचती है और सामने बेंच खाली मिलती है। लगता है लड़की को चश्मा चाहिए। 10 कदम दूर से देख सकती थी, वहां कोई नहीं है। उधर बुलहेड गायब है। फोन बजता है, अरे मैसेज करती है, मैं दवाई ले आई हूं पर तुम चले गए, क्या चोट ठीक है। बुलहेड चिढ़ता है कि जिगुन उस लड़की को यूं ही टेंशन में छोड़ रहा है। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। शायद वो एक छोटा सा मैसेज भेज दे ताकि लड़की शांत हो जाए। तभी अरिम अपना नाम भेजती है, कहती है कि वो क्लास 4 से है। बेचारा बुलहेड, उसे इस बारे में किसी से ज्यादा पता है। फिर वो उसका शुक्रिया अदा करती है और पूछती है क्या हम धीरे धीरे बात करना शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, ऐसा मौका हाथ में हो। और अब उसे समझ नहीं आता कि क्या करें, अनदेखा करे या थोड़ी देर के लिए जिगुन बनने का नाटक करे। और वही होता भी है। वो सिर्फ ए भेज देता है क्योंकि यही जिगुन जैसा लगता है। बस फर्क ये कि जिगुन तो कभी भेजता ही नहीं। अगले दिन, धूप वाला दिन, गली में बुलहेड अपने दोस्त को लड़ाई का पूरा वीडियो दिखा रहा है। उसका दोस्त कहता है ये वही गूंगा लड़का नहीं जिसे तो बेवकूफ कह रहा था। बुलहेड कहता है हाँ, पर वो बहुत ज्यादा ताकतवर निकला। दोस्त कहता है ये तो बहुत अच्छा लड़ता है, अगर उसने ये दिखाया तो स्कूल में सुपर पॉपुलर हो जाएगा। लेकिन बुलहेड जल रहा है, वो पहले ही बहुत पॉपुलर है। अरिम भी उसे पसंद करती है और अब बुलहेड खुद अरिम को पसंद करता है और उसे गुस्सा है कि लड़की उसे पसंद करती है और वो उसे इग्नोर कर रहा है। साथ में उसे राहत भी है। उसके अंदर भावनाओं का सूप चल रहा है। उसकी देवी को ऐसे रिजेक्ट कैसे किया जा सकता है।
काले बाल वाला दोस्त कहता है, ये लड़ाई वाला वीडियो टिकटॉक पर डालना चाहिए, धूम मचाएगा। बुलहेड कहता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन भाई वो दोस्त भाग गया वीडियो लेकर। बुलहेड उसके पीछे भागता है, किसी से टकराकर जमीन पर उल्टा पुल्टा गिर जाता है। वो माफी मांगने ही वाला होता है, पर सामने अगला के-पॉप लड़का खड़ा है जो अब उसे पीटने वाला है। यही तो करीबी भाई करते हैं। सुनुंगमैन इतना ब्लैक का पीछा करने में ध्यान लगाए हुए था कि अचानक सामने से आते लोगों के झुंड से टकरा गया। वे लोग भी हैरान रह गए कि किसी ने हिम्मत कैसे की उनसे टकराने की। जंगमैन तुरंत कांप गया और हकलाते हुए बोला, सॉरी। जिससे टक्कर हुई थी वो था किम जिन वू। वो बेहद गुस्से में दिख रहा था और उसे घूर रहा था। सुनुंग को भी पता था कि वो किससे टकराया है और वो तुरंत कांपने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। किम जिन वू। फौरन ही उसने कांपते हुए झुककर जल्दी से कहा, मैं इसे आपके लिए तुरंत लगा देता हूं। जंगमैन का पूरा शरीर कांप रहा था। वो अपना नेम टैग कसकर पकड़े हुए था। डर के मारे उसका हाथ लगातार कांप रहा था। जैसा तैसा करते हुए वो धीरे धीरे टैग को अपने टाई पर लगा रहा था। लेकिन अचानक जिन वू ने जोर से सुनुंगमैन के गाल पर थप्पड़ मारा, जिससे वो पीछे की ओर गिर पड़ा। वे लोग जंगमैन के पास से तेजी से निकल गए। जाते जाते चेतावनी देना नहीं भूले, आंखें खोलकर चलना। पीछे चल रहा एक गुर्गा भी घूरते हुए चेतावनी देकर चला गया। सुनुंगमैन डर के मारे झुक गया। मुझे पता है। ब्लैक, जो सुनुंगमैन के पीछे था, चिंतित होकर भागा। तुम ठीक हो? सुनुंगमैन ने अपना गाल पकड़ रखा था, जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ और गरज कर बोला, मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ? बहुत दर्द हो रहा है, ये तेरी वजह से है। ब्लैक उसके पास झुककर फुसफुसाया, तू किस्मत वाला है कि उसने सिर्फ थप्पड़ मारा। वो कुत्ता किम जिन वू पागलपन के लिए मशहूर है। दोनों किम जिन वू के ग्रुप को दूर जाते हुए देखते रहे और बोले, ये कुत्ते तो अभी लड़ाई शुरू कर देंगे। उसी वक्त दोनों को कुछ दिखा और उन्होंने धीमी आवाज में ओह कहा। जी जॉन के चेहरे पर चोटें देखकर ईना बहुत चिंतित हो गई। जी जॉन, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा पूरा खरोचों और चोटों से भरा है। सुनुंगमैन याना और जी जॉन को धीरे धीरे आगे जाते हुए खाली नजर से देख रहा था। उसके चेहरे पर जलन थी। वो बड़बड़ाया, कमाल है, वो कुत्ता सच में बहुत मशहूर है। उसका चेहरा काला पड़ गया। पहले आरी, अब याना, उसमें ऐसा क्या खास है? तभी सुनुंगमैन ने आरी को तेजी से आगे जाते हुए देखा। उसके चेहरे पर चिंता थी और वो सामने चलते दोनों लोगों को देख रही थी। सुनुंगमैन ने खुशी में थोड़ा हाथ हिलाया, हाय आरी। लेकिन आरी ने उसे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और मुड़कर सीधे चली गई। सुनुंगमैन का चेहरा खाली पड़ गया। वो आरी को जाते हुए देखता रह गया। जैसा सोचा था, आरी के करीब जाने के लिए मुझे पहले उस जी जॉन के करीब जाना होगा। ब्लैक पीछे फोन पर ध्यान लगाए हुए हल्की मुस्कान के साथ देख रहा था। स्क्रीन पर जी जे की लड़ाई का टिकटॉक वीडियो दिख रहा था। उसने बार बार अपलोड बटन दबाकर वीडियो पोस्ट कर दिया। कोई एक लड़का दूसरे के सिर पर पेन से कुछ बना रहा था और नीचता से हंस रहा था। ये बंदा तो बड़ा मजेदार है। जिस लड़के के सिर पर बना रहा था वो चुपचाप सहता खड़ा था। क्या क्या बना रहे हो? सीधे खड़े रहो। ठीक है। फिर उसने गर्दन झटका। हो गया। जरा देखो कितना हैंडसम लग रहा है ना दोस्तों? सिर के पीछे एक स्माइली फेस बना था। कक्षा के लोग बारी बारी से मजाक उड़ाते हुए हंस रहे थे। कमाल। लेकिन ये यहीं नहीं रुका। उस लड़के ने एक और शरारत सोची। अरे सुनो, अब से उल्टा चलो। ठीक है। गमन हैरान था। उल्टा उल्टा चलूं? दूसरा लड़का धूर्त मुस्कान के साथ बोला, हाँ, उल्टा चलना ज्यादा अच्छा लगेगा। उधर चलो, उधर। वो डर के मारे मानता गया। ठीक है गमन, मैं कहाँ जाऊं? दूसरे ने डांटा, हम पर भरोसा नहीं है, चलो जल्दी। अचानक उसका पैर सीढ़ियों पर खाली जगह पर पड़ गया। वो डर के मारे चिल्लाया, आह। गुमैन पीछे की तरफ गिर गया। ओह ओह ओह। वो सीढ़ियों से नीचे लुढ़कता चला गया। बाकी लोग अपनी प्लान की सफलता देखकर सिर्फ घृणा से देखते रहे। कीकी बेवकूफ। वो डर से आंखें फाड़े हुए था, लेकिन वो सीधे किसी पर गिर पड़ा। उस व्यक्ति ने दोनों हाथों से उसे रोक लिया। वो जी जॉन था। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके गुमन को गिरने से रोक रहा था। गुमैन हैरान था, जी जॉन? लेकिन जी जॉन का चेहरा ठंडा था, बिना किसी भाव के। याना नीचे से दौड़ती हुई आई और पूछा, गोन, तुम ठीक हो? ये तो लगभग हादसा हो गया था। उसने अपना सिर खुजाया। मैं ठीक हूँ। अचानक उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। उसने गुमैन के सिर के पीछे की ड्राइंग देखी और हंस पड़ी। लेकिन ये क्या है तुम्हारे सिर के पीछे? वो चौंक गया। बाकी बच्चे बस मेरे साथ मजाक कर रहे थे। वो दोनों हाथों से अपना मुंह ढककर हंसी रोकने की कोशिश करने लगी। सॉरी। जी जॉन फिर भी बिना किसी भाव के चलते हुए वहां से निकल गया। उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के जाते देख गुमैन हैरान था। जी जॉन, उसे सम्मान महसूस हुआ और उसने सोचा, तुमने सच में मुझ पर हंसी नहीं उड़ाई। धन्यवाद जॉन। सीन बदलता है।
क्लासरूम, छात्र ध्यान से टीचर की लेक्चर सुन रहे थे। जिम्नेजियम के दरवाजे के सामने कोई थकी आंखों से अंदर झांक रहा था। वो दरवाजे पर पहरा दे रहा था। अंदर एक लड़ाई चल रही थी। दो लड़के एक दूसरे पर बेलहमी से घूंसे बरसा रहे थे। सफेद कपड़े वाला लड़का एक जबरदस्त अपरकट मारता है, जिससे काले कपड़े वाला लड़का लड़खड़ा जाता है। फिर उसने उसे दबोचकर जमीन पर गिरा दिया और मुक्के मारने लगा। भीड़ देख रही थी और चीयर कर रही थी। अरे बस इतना ही, उठो। भीड़ में कुछ उत्साहित थे, कुछ डरे हुए। जोर से मारो, दीवार से पटक दो। ना, मेरे पैसे। काले लाल रंगे बालों वाला एक लड़का लकड़ी के बॉक्स पर बैठा था, हाथ में सिगरेट लिए मायूस होकर देख रहा था। जरा भी जोर नहीं है, बस इतना ही कर सकते हैं। अचानक किसी ने अपना फोन उसकी तरफ बढ़ाया। जिन्वू, तुमने ये पागलपन देखा? वीडियो में जॉन की लड़ाई का सीन था। दूसरा लड़का हैरानी से बोला, ये किसी ट्रांसफर स्टूडेंट का वीडियो है, इसके व्यूज हर सेकंड बढ़ रहे हैं। वीडियो के कमेंट भी हैरानी से भरे थे। ये कौन है? साला पागल है। इंटरनेट का पैसा वसूल रीपोस्ट कर रहा हूं। जिन्वू शक में था। ट्रांसफर स्टूडेंट? क्या वो हमारे स्कूल में है? दूसरे ने जवाब दिया, मुझे लगता है हाँ, यूनिफॉर्म और लोकेशन काफी परिचित लग रही है। उसने वीडियो ध्यान से देखा। उसकी आंखों में दिलचस्पी की चमक दिखी। ओहो, लड़ना तो आता है इसे। पास खड़ा जैमिन भी चौंक गया। ये रियल है या सब एक्टिंग है? जिन्वू की आंखों में मार देने वाला गुस्सा था। वीडियो दूर से शूट होने के कारण थोड़ा धुंधला था, लेकिन अगर ये लड़का सच में उनके स्कूल में था, वो उत्साहित हो गया। तो ये तो बहुत अच्छा है। इतना कहते ही मोटा लड़का चिल्लाया, सब ध्यान दो। जिन्वू भी बोला, क्या यहाँ कोई ट्रांसफर स्टूडेंट को जानता है? बाकी लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। ओ, ट्रांसफर स्टूडेंट? भीड़ में एक काले बालों वाला लड़का बोला, अगली क्लास में एक है, वो कुत्ता मछली जैसा गूंगा है। जिन्वू का चेहरा काला पड़ गया। कौन सी क्लास? काले बालों वाला लड़का कांपते हुए बोला, क्लास 5। फिर उसने जोड़ा, सुना है उसने हाल ही में तू को इतना मारा कि उसे अस्पताल जाना पड़ा, पर मैं पक्का नहीं हूं क्योंकि अफवाह अब शांत हो गई है। जिन्वू के चेहरे पर उत्साह साफ दिख रहा था। ओह, ऐसा है, उसने तू को गिरा दिया। ये कहते हुए उसने बगल में खड़े जैमिन की तरफ देखा और हुक्म दिया, वो कुत्ता काफी दिलचस्प है, इसके बारे में और पता करो। स्कूल पर गर्म धूप पड़ रही थी। दोस्त कैफेटेरिया की ओर नीचे जा रहे थे। गॉन, चल खाने चलते हैं, उसने जवाब दिया। ओह ओह, तुम लोग जाओ। क्लासरूम का दरवाजा खुला। जून ठंडे एक्सप्रेशन के साथ धीरे धीरे बाहर निकला। गुमन पीछे खाने का बैग पकड़े हुए खड़ा था। जी जॉन, मैं कुछ ब्रेड लाया हूँ, चलो साथ में खाते हैं। जी जॉन चुप रहा, कुछ नहीं बोला। दोनों कॉरिडोर में चलते रहे। गुमन ने पूछा, क्या हम कभी कभी साथ में खा सकते हैं? जी जॉन ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। छत पर पहुंचते ही सुनुंग मैन ने हाथ हिलाया। जी जॉन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो गुमन को देखकर हैरान हुआ। गॉन, तुम जी जॉन के साथ क्यों हो? गुमन भी चौंका। ओह सुनुंग मैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो सहजता से बोला, जी जॉन के साथ खाने का इंतजार कर रहा हूँ। क्यों? गुमन ये सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मैं भी उसके साथ खाने आया हूँ। इतना कहते ही उसने जी जॉन की तरफ मुड़कर कहा, जी जॉन बैठो। ये सुनकर सुनुंग मैन चौंक गया। अचानक वह जोर से हंस पड़ा। हा, तुम्हारी गर्दन के पीछे ये क्या चीज है? तुम सबके सामने खुद को जोकर बनाने घूम रहे हो क्या? गुमन ने जल्दी से अपना सिर ढक लिया। मुझ पर मत हंसो। फिर वह उदास हो गया। मैं किसी का जोकर नहीं बनना चाहता। सुनुंग स्तब्ध था। तो फिर ये पहनकर घूम क्यों रहे हो? और ये तुम्हारे बाल? गुमन ने आसमान की तरफ देखा, जैसे कोई ज्ञान मिल गया हो। ये शरीर स्कूल वायलेंस का जीता जागता सबूत है। इसे छुपाने से कुछ हल नहीं होगा। दोनों बेकार की बातें करने लगे। हमें सच्चाई से नहीं भागना चाहिए। सुनुंग तंग आ गया। बंद करो ये बकवास। लेकिन गुमन फिर भी बकबक करता रहा। क्या तुम मेरी एक तस्वीर ले सकते हो सबूत के लिए? जी जॉन परवाह किए बिना सैंडविच खाता रहा। सुनुंग मैन मजबूर होकर फोन उठाता है। मैं तुमसे भी हार गया। अचानक उसकी जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। वह उछल पड़ा और नीचे देखा। आरी का मैसेज। वह शर्मा गया और थोड़ा दूर भाग गया। तुम लोग खाना खाओ, मैं अभी आता हूँ। मैसेज आया था, हैव अ नाइस लंच। सुनुंग मैन ने मैसेज पढ़ा और शर्मा गया। उसने खुशी से फोन को गले लगाया। जरूर, धन्यवाद आरी। उधर आरी एक कोने में बैठी अपने वाइब्रेट होते फोन को देख रही थी। सिर्फ 3 शब्द, तुम दोनों। इससे उसके गाल लाल हो गए। सुनुंग फोन देख रहा था कि अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला। वह डर कर उछला। दरवाजे से जैमिन ठंडे चेहरे के साथ बाहर आया। उसे देखकर सुनुंग कांप गया। जैमोन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिन्वू कहाँ है?
उसने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे जी और गुम की तरफ बढ़ा जो खाना खा रहे थे। जैमिन ने जादुई मुस्कान दी। सुना है कि तुम लोग अक्सर दोपहर में यहाँ छत पर आते हो खाने, तो ये सच है? हाँ। वह आगे बढ़ा। ट्रांसफर स्टूडेंट बिना उनका जवाब सुने उनके और करीब आ गया। फिर उसने अपना फोन दिखाया। अंदर एक वीडियो चल रहा था जिसमें जी जॉन अकेले ही भीड़ से लड़ रहा था। ये तुम हो, है ना? सुनमैन घबराकर फोन देखने दौड़ा। जी जॉन का चेहरा काला पड़ गया। वो फोन को घूरते हुए डर और गुस्से से भर गया। वो कमीना कुत्ता, क्या उसने वीडियो अपलोड कर दिया? धत! गुमन चिंतित हो गया। क्या हुआ? जैमे ने जॉन की ओर तिरस्कार से देखा। मैं बस ये देखना चाहता था कि अफवाह सच है या नहीं। खड़े हो जाओ, देखता हूं तुम में कितना दम है। उसने जॉन को उकसाया। क्या कर रहे हो? मैंने कहा खड़े हो जाओ। जॉन ठंडे और बेपरवाह बैठे रहे। जैमे गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत जॉन के चेहरे पर मुक्का मारा। कान के बहरे हो? लेकिन जॉन का मुक्का जॉन के सिर के पास से निकल गया और जॉन अभी भी ठंडे भाव से उसे देख रहा था। वो कमीना कुत्ता, क्या उसने वीडियो अपलोड कर दिया? धत! गुमन चिंतित हो गया। क्या हुआ? जैमे ने जॉन की ओर तिरस्कार से देखा। मैं बस ये देखना चाहता था कि अफवाह सच है या नहीं। खड़े हो जाओ, देखता हूं तुम में कितना दम है। उसने जॉन को उकसाया। क्या कर रहे हो? मैंने कहा खड़े हो जाओ। जॉन ठंडे और बेपरवाह बैठे रहे। जैमे गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत जॉन के चेहरे पर मुक्का मारा। कान के बहरे हो? लेकिन जॉन का मुक्का जॉन के सिर के पास से निकल गया और जॉन अभी भी ठंडे भाव से उसे देख रहा था। जैमे और जोर से चिल्लाया, उकसाते हुए, क्या हुआ? उठ नहीं सकते? डर गए? जब जॉन फिर भी नहीं हिला तो उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ गई। अच्छा ठीक है, वो दहाड़ा और आगे बढ़ा। पहले मैं तुझे चूर चूर कर देता हूं। जॉन ने अपना शरीर थोड़ा झुकाया और आसानी से वार बचा लिया। आगे देखते ही पता चला जॉन ने जैमे की पिंडली पर लात मार दी थी। जैमे वार चूकने के बाद लड़खड़ा गया और बेंच पर मुंह के बल गिर पड़ा। वो दर्द से चिल्लाया। धत! जॉन उसे ठंडे भाव से देखता रहा। जैमे ने अपने सिर पर हाथ रखा। खून, उसका चेहरा खून से लथपथ था। वो डर से पीला पड़ गया और भाग खड़ा हुआ। तू! कहते हुए दरवाजे से बाहर निकल गया। सुनमैन और गुमन हैरान रह गए। ये क्या था? कैसे भागा वो? गुमन ने जॉन से पूछा। जी जॉन, तुम आखिर हो कौन? तुम तो सच में पागल हो। सुनमैन बोला। जी जॉन वही है जिसने तू को अस्पताल पहुंचाया था। गुमन दंग रह गया। क्या? सुनमैन बोला। मुझे पता था तुम अलग हो, लेकिन तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा कूल हो। सुनमैन थोड़ा डर गया था, जिसे देखकर गुमन समझ नहीं पाया। फिर बोला, अगर वो कुत्ता तुम्हें ढूंढने आया तो बड़ी मुसीबत होगी। सुनमैन ने गंभीर होकर कहा, वो किम जिन वू की गैंग का है। अगर तुम्हें लड़ना आता है तो वो तुम्हें जबरदस्ती लड़ाएंगे और अपने जिम को एरिना की तरह इस्तेमाल करेंगे। लगता है जी जॉन उनका अगला निशाना है। गुमन चौंक गया। हमारे स्कूल में एरिना भी है? सुनमैन का चेहरा उतर गया। सुना है बच्चे पंजीकरण के लिए पैसे भी देते हैं। जॉन खड़ा रहा, मानो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनमैन बोला, असल में अगर तुम चाहो तो बहुत पैसे कमा सकते हो। गुमन गुस्से से चिल्लाया, क्या बेतुकी बातें कर रहे हो? सुनमैन बोला, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे जॉन पर पूरा भरोसा है। फिर वो जॉन की ओर मुड़ा। जी जॉन, चूंकि तुम कुछ बोलते नहीं तो मैं तुम्हारी तरफ से मना कर दूंगा। जॉन ने बस उसकी ओर देखा। गुमन ने पूछा, तुम्हें लड़ाइयां और ध्यान पसंद नहीं, सही? गुमन आगे बढ़ा और बोला, मैं तुम्हारे लिए उनसे बात कर दूंगा। सुनमैन ने धमकी दी, हिम्मत मत करना। गुमन ने कंधे पर हाथ रखा। भाई, साथ जीते हैं साथ मरते हैं, ऐसी छोटी बातें चिंता की नहीं। सुनमैन ने कमर पर हाथ रखकर कहा, भाई, जैसे तुम बहुत करीबी हो उससे। गुमन बोला, नहीं पता, हम लोग लंबे समय से दोस्त हैं। स्कूल की गलियारे में धूप पड़ रही थी। क्लासरूम में बच्चे बातें कर रहे थे। जैसे ही गुमन और जॉन अंदर आए, एक छात्र बोला, वो आ गया। उन्होंने जॉन को फोन पकड़ा दिया। हे जॉन, क्या ये सच में तुम हो? तुम तो फेमस हो गए। वीडियो वही लड़ाई वाला था। अगर ये तुम हो तो बस सिर हिलाकर बता दो। गुमन आगे बढ़ा और सबको बोला, उसे परेशान मत करो। कोई बात करनी है तो पहले मेरे से बात करो। सब चौंक गए। क्या? वो हारने वाला लड़का अब इससे चिपक गया? तभी दरवाजा धड़ाम से खुला। जिनवू और सन क्लास में दाखिल हुए। हर कोई दंग रह गया। किम जिनवू ने पूछा, यहाँ ट्रांसफर स्टूडेंट कौन है? सबकी नजर जॉन और गुमन की ओर मुड़ गई। वे दोनों जॉन की तरफ चले। सुनमैन से पूछा गया,
तू कौन है? वो डरते हुए बोला, मैं जॉन का दोस्त और प्रतिनिधि हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं। सन झुककर बोला, तू कोई बड़ा आदमी है? हाँ? सुनमैन घबरा गया। मेरा मतलब, पहले मुझसे बात करनी चाहिए। सन ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। तुम्हारा दिमाग खराब है, प्रतिनिधि? फिर हंसकर बोला, इस कुत्ते के सिर को देखो, कितना मजेदार है। अचानक जॉन ने कुर्सी पीछे धकेली और खड़ा हो गया। जिनवू ने जॉन से पूछा, तुम वही हो जिसने नो जिन की नाक तोड़ी थी? जॉन चुप रहा। जिनवू ने काला कार्ड दिखाया। एरिना के बारे में सुना है? हम तुम्हें बुलावा देने आए हैं, लेकिन तुमने मना किया, इसलिए मैं खुद आया। उसने कार्ड पकड़ाया। अच्छा, तुम कमाई नहीं करना चाहते? सुनमैन बीच में कूद गया। रुको, जॉन लड़ना नहीं चाहता, वो नहीं जाएगा। जिनवू की आंखें खतरनाक हो गईं। ये गंदा सुअर बीच में आता ही रहता है। उसने सुनमैन को लात मारकर दूर फेंक दिया। तेरी तो, तू मुझे चिढ़ा रहा है। सुनमैन कुर्सियों और टेबलों से टकराकर गिरा। जिनवू फिर आगे बढ़ा। तुझे समझ नहीं आता कब बोलना चाहिए कब नहीं? वह इसे मारते हुए चिल्लाया, क्यों हमेशा मेरी बातें बिगाड़ता है? कोने में सड़ते कुत्ते की तरह पड़ा रहे। सुनमैन जमीन पर सिर पकड़कर सिमट गया। हर कोई बस देखता रहा। जिनवू के कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। वो मुड़ा, कौन? उसकी आंखें फैल गईं। जॉन खड़ा था, बिना कुछ कहे, पर बेहद ताकतवर। जिनवू गुर्राया, हटा हाथ। जॉन ने उसका कॉलर पकड़ लिया। सन डर गया। जिनवू चिल्लाया, तू कमीना कुत्ता। वो मुक्का मारने दौड़ा। हटा अपना गंदा हाथ, हराम। लेकिन जॉन ने हल्का सा पीछे हटकर वार बचा लिया। उसने घुटना उठाया, सीधे जिनवू के चेहरे पर। सन का नाक से खून फूट पड़ा। सन हवा में उड़कर कुर्सी से टकराया। किताबें बिखर गईं। वो दर्द से चिल्लाया। जॉन का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। सन बड़बड़ाया, धत्त। वो मेज के नीचे से एक लोहे की छड़ पकड़ बैठा। वो जॉन को मारने के लिए तैयार था। वो लगातार गालियां देता रहा, तू मेरे हाथों से मरा समझ, तू कमीने। उसने मेज उठाकर गोन की तरफ फेंक दी, लेकिन गोन की फुर्ती बहुत अच्छी थी। वो बगल की मेज को पकड़कर झटके से बच गया और एक दूसरी मेज पर सुरक्षित उतरा। उसके चेहरे पर हत्या करने जैसा इरादा साफ दिख रहा था। अचानक उसने जोर से गति पकड़ी और सन की ओर झपटा। वो छलांग लगाकर सीधे सन पर टूट पड़ा। आसपास के छात्र घबराकर दूर हट गए। सन चौंक गया था और अभी तक संभल नहीं पाया था। जॉन की तेज आंखें और फुर्तीले पैर। उसने सीधा सन के चेहरे पर किक मारी। सन एक बार फिर जमीन पर गिर पड़ा। ये गिरना पिछली बार से कई गुना ज्यादा दर्दनाक था। उसके मुंह से खून बह निकला। सन दर्द से चीख उठा, घ। उसका चेहरा निशानों से भर गया था। आंखें भी ठीक से नहीं खुल रही थीं। वो सिसक रहा था, हिक। जॉन मेज पर खड़ा था, घमंडी मुद्रा में। उसके चेहरे पर बंधी पट्टी उसकी डरावनी शक्ल को और उभार रही थी। वो गर्व से खड़ा था, जबकि सहपाठी उसे विस्मय से देख रहे थे। उनके मुंह ओ आकार के हो गए। गोन, वाह, तो वीडियो सच था। सन ने दांत भींच लिए। वो मेज पकड़कर चिल्लाया, धत्त, देखते हैं आखिर में किसकी मौत होती है। उसने पूरी ताकत से मेज उठाई। वो जोर से दहाड़ा। इसी बीच जब लड़ाई जोरों पर थी, टीचर आ गए, चश्मा ठीक करते हुए। ये क्या हो रहा है लड़कों? दृश्य देखकर टीचर के चेहरे पर घबराहट आई। सन मेज उठाए खड़ा था। छात्रों के चेहरे हैरान थे। जॉन मेज पर खड़ा था। टीचर गुस्से से बोले, उसे नीचे रखो, क्लासरूम में लड़ना जरूरी था। फिर जॉन की ओर देखा, और तुम मेज पर क्यों खड़े हो? जॉन शांत स्वभाव में लौटते हुए नीचे कूद गया। तभी जिनवू आया। सन के कंधे पर हाथ रखा, मजाक भरे अंदाज में, जबकि सन नाराज दिख रहा था। जिनवू बोला, अरे टीचर, हम तो बस मजाक कर रहे थे, लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं। उसने मेज को वापस रख दिया। फिर एक छात्र से बोला, ओए प्रतिनिधि। जिनवू की आंखें तीखी हो गईं। उसकी आवाज ठंडी थी। मैं उससे तुम्हारे जरिए संपर्क कर सकता हूं, सही? फिर वो और सन दोनों मुड़े और चले गए, पीछे दो लोगों के भ्रमित चेहरे छोड़ते हुए। जिनवू टीचर के पास से गुजरा। टीचर के चेहरे पर शक था। जिनवू ने उसके कंधे पर हाथ रखा, बस पढ़ाओ, ज्यादा चिंता मत किया करो। स्कूल की छुट्टी के बाद छात्र बाहर आ रहे थे। गेट के ऊपर एक बोर्ड पर लिखा था, हिंसा रहित खुशहाल स्कूल, आइए मिलकर बनाएं, स्टूडेंट काउंसिल। प्रतिनिधि ने शुंगमिन से बात करते हुए पहले की घटना दोहराई। वो आश्चर्य से बोला, सच में? हाँ बिल्कुल, फिल्म जैसे सीन था, एक्शन फिल्म जैसा। वो लड़का तो जी जॉन को छू भी नहीं पाया। सुनमैन ने सिर पकड़ लिया, मैं वो सीन क्यों मिस कर गया? धत्त, मुझे भी मजा देखना था। फिर पूछा, और जी जॉन अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? जवाब मिला, टीचर ने उसे रोक लिया। स्कूल का दृश्य दिखा, बच्चों की बातें गूंजती हुईं।
उसने लड़ाई शुरू नहीं की, लेकिन वो शामिल तो हुआ है। टीचर ने उसे खूब सुनाया होगा क्या? एक हाथ में चाय का कप था। ग्रीन टी लोगे? जॉन और टीचर बात कर रहे थे। जॉन ने हाथ बढ़ाकर कप लिया। टीचर ने पूछा, खुशबू हल्की है ना? हालांकि तुम जैसे युवाओं को शायद पसंद ना आए। टीचर ने चाय की चुस्की ली। अब स्कूल का माहौल बहुत अलग है पुराने समय से। हम समुंदर के पास हैं, शहर से दूर, ये काफी दुर्लभ है। जॉन का चेहरा थोड़ा उदास सा हो गया। टीचर बोले, जब तुम्हारे पिता ने कहा कि वे तुम्हें यहाँ भेज रहे हैं, मैंने इसका विरोध किया था। माहौल भारी हो गया। जॉन सिर झुकाता रहा। टीचर बोले, मुझे लगा था तुम्हारे लिए नया माहौल अपनाना बहुत मुश्किल होगा, ऊपर से तुम बोलते भी नहीं हो। टीचर के चेहरे पर सम्मान की झलक थी। लेकिन मैं तुम्हारे पिता का आभारी हूँ, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, दोस्त की तरह। फिर टीचर का चेहरा कठोर हो गया। मैंने तुम्हें आखिरी बार 4 साल पहले देखा था, जब तुम मिडिल स्कूल में थे। दृश्य बदला। एक मजबूत हाथ सुरक्षा गियर पहने रेत की बोरियों पर घूंसे मार रहा था। वो जॉन था, एक किशोर लड़का। हर घूंसा गूंज रहा था। टीचर दूर खड़े देख रहे थे। उनकी आवाज गूंजी, वाह कमाल, तुम बहुत ताकतवर हो। पास जॉन का पिता था, एक आदमी के साथ। उन्होंने कहा, गी नमस्ते करो, ये पापा के दोस्त हैं। जियान का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। पानी की बूंदें अभी भी उसके गालों पर टिकी थीं। उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। वो गंभीरता से, गहराई से झुका। उसकी मुद्रा सीधी और शिष्ट थी। उसने कहा, नमस्ते सर, जियान। उसके सामने खड़े व्यक्ति ने मासूम मुस्कान दी। उसने अपने पिता के दोस्त को कहते सुना, तुम भी काफी अच्छे हो। अपने घर के एक कोने को जिम में बदल दिया। जियान बड़ा होकर बैल जितना ताकतवर बनेगा। दोनों की पीठ पीछे दिखी। उसके पिता ने शिक्षक के कंधे पर हाथ रखा हुआ था, खुशी से बोलते हुए, आओ कुछ ड्रिंक लेते हैं और पूरी रात बात करते हैं। शिक्षक ने उत्साह से जवाब दिया, ठीक है, बहुत समय हो गया खुलकर बैठे हुए। यादें खत्म हुईं। शिक्षक ने अपनी चाय पी और सामने बैठे जॉन को देखते हुए बोला, तुम तब कितने उजले और चंचल थे। उनकी बातचीत का माहौल भारी हो गया था। उसने कहा, मुझे नहीं पता क्या हुआ कि तुमको ऐसे स्कूल में ट्रांसफर होना पड़ा जिसमें इतनी सुविधाएं नहीं हैं। जी जॉन की आंखें हल्की उदासी से झुक गईं। उसने शिक्षक को कहते सुना, मैंने बाकी शिक्षकों से कहा है कि वे तुम्हारी स्थिति समझने की कोशिश करें, लेकिन बाकी छात्रों से होने वाली परेशानी तो तुम्हें खुद ही संभालनी होगी। उसने अपनी चाय का कप उठाया और जी जॉन की ओर देखते हुए बोला, तुम्हारे पिता ने तुम्हें ताकतवर सिर्फ शरीर बनाने के लिए नहीं किया था। बाहर बारिश हो रही थी, हर बूंद की आवाज सुनाई दे रही थी। आवाज के साथ शिक्षक ने कहा, मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम ये चुप्पी तोड़ोगे। उधर सनमिन और उसका साथी बैग को सिर पर रखकर बारिश से बचते हुए लौट रहे थे। वे तेजी से दौड़ते हुए बोले, अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई? उन्होंने बात की, हमें किम जी की गैंग की अब चिंता नहीं करनी चाहिए, है ना? जवाब मिला, हाँ, शायद उन्होंने हार मान ली, क्योंकि अब वो जी जॉन को कहीं ले नहीं जा सकते। अचानक उसकी पैंट की जेब में फोन बजा। चौराहे पर पहुंचकर दोनों अलग हो गए। रिप्रेजेंटेटिव ने कहा, फिर मिलते हैं। सेस्मिन ने उसकी बात अनसुनी कर दी, क्योंकि उसने फोन में देखा ये आरी का मैसेज था। उसने मैसेज खोला, लिखा था, क्या तुम्हारे पास छाता है? सनमन का चेहरा लाल और गर्म हो गया। उसने तेजी से टाइप किया, क्यों? आरी ने जवाब दिया, मैं स्टेशनरी स्टोर के सामने हूँ, क्या तुम आ सकते हो? वो तेजी से सड़क की ओर भागा, बारिश से बचने की कोशिश किए बिना। उसका हाथ फोन को कसकर पकड़े हुए था। स्टेशनरी स्टोर, क्या वो वहीं खड़ी होकर मेरा इंतजार कर रही है? दरवाजे के पीछे खड़े होकर उसने झांका। आरी स्टोर के सामने बारिश में छाता पकड़े खड़ी थी। उसका ध्यान फोन पर था। सनमन ने सोचा, वो सच में जी जॉन का इंतजार कर रही है। सनमन उलझन में था, अब मैं क्या करूं? बारिश की बूंदें उसके गालों पर लुढ़क रही थीं। वो सोचता रहा, क्या मैं जी जॉन को उसके पास ले जाऊं? नहीं, वो दोनों एक छाते में खड़े नहीं हो सकते। फिर उसने कल्पना की, तीनों एक ही छाते के नीचे, आरी बीच में। इस सोच से उसका चेहरा और लाल हो गया। वो फौरन मुड़ा और तेजी से वापस दौड़ा। जी जॉन कहाँ है? क्या वो काउंसिल रूम में है? उधर आरी बारिश में छाता पकड़े किसी का इंतजार करती रही। अचानक एक आवाज आई जिसने उसे चौंका दिया, तुम भी छाता नहीं लाए? सुनुंगमिन की नजर अचानक दृढ़ हो गई, जैसे वो जीवन में एक बार कोई बड़ा काम करना चाहता हो। मैं चाहता हूं कि वो मुझे नोटिस करे। शुंगमिन ने हाथ बढ़ाकर छाता पकड़ा, उसे कसकर थामते हुए।
जी जॉन नहीं, बल्कि मैं। ओ सेस्मिन। जी जॉन ने नीचे खड़े सुनुंग को सीधे देखा, जबकि शुंग अब भी खुशी से आहरी से कह रहा था, क्या ये हमारे लिए है? थैंक्स आहरी, हमें सिर्फ एक छाता चाहिए। जॉन और मैं कहीं जा रहे हैं। जियान ने अपने बगल वाले व्यक्ति की ओर देखा। वो अभी भी मुस्कुराते हुए बात कर रहा था। हम मेन रोड पर खुले नए गेम सेंटर को देखने जा रहे हैं, जैसे दो सबसे अच्छे दोस्त। मजेदार लगता है ना? आरी अपनी तंद्रा से बाहर आ गई जब उसने ये सवाल सुना, क्या तुम साथ चलना चाहती हो? दूसरी तरफ रिप्रेजेंटेटिव बारिश से बचते हुए सड़क पर जल्दी जल्दी चल रहा था। अचानक उसने आरे दो लोगों की परछाइयां देखीं जो अंधेरे में खड़े थे। उसके चेहरे पर हैरानी फैल गई। उसका हाथ जो अभी तक नीचे नहीं गया था वहीं रुक गया। सन और उसके साथी इंतजार कर रहे थे। उसके चेहरे पर आक्रामकता थी, हालांकि वो मुस्कुरा रहा था। स्वागत है मिस्टर रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव एकदम रुक गया। सामने खड़े दोनों लोगों को देखकर डर गया। उसकी आवाज कांप गई। अब क्या? सामने खड़ा व्यक्ति खून खराबे जैसा माहौल लिए हुए था। उसके चेहरे पर लगी चोटें उसे और भी डरावना बना रही थीं। उसकी आवाज ठंडी और कठोर थी। अब क्या? तुमने कहा था तुम उसकी तरफ से बोलते हो, सुअर। मुझे तुमसे उस जॉन तक कुछ बातें पहुंचवानी हैं। यहीं तक एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना।